नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बहुत अच्छे हो गए और अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे बोर्ड की तैयारी में। बच्चा, मैं जानता हूं इस समय आपके प्रैक्टिकल्स और वाइवा की डेट आपके सामने आ चुकी है और बहुत सारे बच्चों के प्रैक्टिकल्स वाइवा डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के ऊपर है। तो बच्चा, ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं जिसमें मैं कुछ टॉपिक प्रैक्टिकल वाइवा के आपका डिस्कस करूंगा। मैं आपको एक तरीके का पैटर्न बता रहा हूं। मैं जानता हूं कुछ बच्चों के टॉपिक इनमें से होंगे, कुछ बच्चों के टॉपिक इनसे बाहर भी हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक पैटर्न बताऊंगा कि एक्सटर्नल जब आपके पास आते हैं, एक्सटर्नल आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, एक पैटर्न मैं आपको समझाने जा रहा हूं बच्चा। तो इसी पैटर्न में अगर आप तैयारी करेंगे, इसी पैटर्न में अपने प्रैक्टिकल वाइवा की आप तैयारी करेंगे, तो आपका जो 100 का सपना है बच्चा, देखिए अगर आप सपना लेकर बैठे हुए 100 का बच्चों, अगर आपका सपना है कि मेरे 100 आउट ऑफ 100 आने चाहिए, तो 100 आउट ऑफ 100 तब आते हैं बच्चा जब मेरे प्रैक्टिकल में 20 आउट ऑफ 20 हो। मतलब 20 आउट ऑफ 20 अगर मेरे प्रैक्टिकल में आएंगे तो मैं अपना 100 का सपना पूरा कर सकता हूं। तो ये टॉपिक, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बच्चा। और अगर मैं आपको इस बात की श्योरिटी कह रहा हूं, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे, मैंने एंड में 2-4 आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हुई है। एंड में मैं आपको 2-4 टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जो 100% आपके नंबर को इंक्रीज करेंगे, आपके मार्क्स को इंक्रीज करेंगे। तो जो भी बच्चे डेडिकेटेड है, जो भी बच्चे चाहते हैं कि हाँ सर मुझे 100 चाहिए, अभी भी बहुत टाइम है बच्चा, सफिशिएंट समय है हमारे पास, लेकिन अभी आपका टारगेट होना चाहिए कि मेरे प्रैक्टिकल में, मेरे वाइवा में 20 आउट ऑफ 20 होने चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और एंड में टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए कुछ टॉपिक मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि कैसे होते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको किस पैटर्न में तैयारी करनी है अपने वाइवा की। ठीक है बच्चा, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेट्स स्टार्ट। देखिए बच्चा, अब यहाँ पे आप कुछ टॉपिक देखिए जो मैंने आपके लिए बनाए हैं, कॉमन टॉपिक। जैसे एक मैंने आपको पढ़ाऊंगा मेक इन इंडिया, कि मेक इन इंडिया के ऊपर क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं। कुछ बच्चों का टॉपिक है डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया पे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। कुछ है आत्मनिर्भर भारत अभियान, कुछ का है डीमोनेटाइजेशन, कुछ बच्चों का नेशनल इनकम, कुछ बच्चों का एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कुछ बच्चों का मनी एंड बैंकिंग, कुछ बच्चों का गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। तो ये कुछ टॉपिक्स है बच्चा जो इस वीडियो में मैं आपको कवर करवाऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा कि इन पे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जिस भी टॉपिक के ऊपर आपने प्रोजेक्ट बनाया है, प्रोजेक्ट आपको अच्छे तरीके से पढ़कर जाना है। क्योंकि जब एग्जामिनर, जब एक्सटर्नल आपका वाइवा लेगा, तो जब वो प्रोजेक्ट फाइल ओपन करेगा तो रैंडम कोई भी पेज ओपन हो सकता है, रैंडम कोई भी पेज ओपन हो सकता है। उस पेज पे आपने क्या लिखा है उसी के ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है बच्चा, तो आपका जो प्रोजेक्ट फाइल है वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, और कुछ करंट अफेयर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे मैं यहां पे डिस्कस करता हूं। जैसे मेक इन इंडिया, ध्यान से देखिएगा बच्चा। जैसे मेक इन इंडिया पे अगर आपको पता है, अगर आपने प्रोजेक्ट बनाया मेक इन इंडिया पे, तो पता होना चाहिए जो भी आपका प्रोजेक्ट है वो लॉन्च कब हुआ था। मतलब जिस भी टॉपिक के ऊपर आपने प्रोजेक्ट बनाया है, जैसे मेक इन इंडिया, तो मेक इन इंडिया कब लॉन्च हुआ है। मेक इन इंडिया लॉन्च ऑन 25 सितंबर 2014 बाय पीएम नरेंद्र मोदी जी, कि मोदी जी के द्वारा एक योजना बनाएगी जिसका नाम है मेक इन इंडिया। कब लॉन्च हुआ? 25 सितंबर 2014 को। जिसका काम क्या था? टू एनकरेज द फॉरेन इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन इंडिया, फॉरेन इन्वेस्टर्स को एनकरेज करना टू इन्वेस्ट इन इंडिया। अगर आपको बताऊं बच्चा, यहां जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है, जो बाहर के लोग हैं, उनको एनकरेज करना कि जितना ज्यादा हो सके इंडिया में इन्वेस्टमेंट करो, जितना ज्यादा हो सके इंडिया को बढ़ाओ। और यहां पे प्रमोट किया जा रहा है बच्चों किसको? एफडीआई को, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई को प्रमोट किया जाएगा। जैसे होता क्या, मैं आपको बताऊं, एफडीआई हमारे देश में बच्चा एक ऐसा टॉपिक है, डिबेट का टॉपिक है ये, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। देखो दो चीज होती है, मैं आपको समझा देता हूं बच्चा। एक होता है एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक होता है एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है जब कोई बाहर की कंपनी इंडिया में आके डायरेक्ट इन्वेस्ट कर दे। जैसे फॉर एग्जांपल मैकडी, डोमिनोज, सबवे, केएफसी, ये सारी बाहर की कंपनीज है, इंडिया में आके
आके डायरेक्ट इन्वेस्ट कर दिया, अपना खुद का सेटअप कर दिया, इसको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और FII होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल, जब कोई बाहर की कंपनी इंडिया में आकर किसी एग्जिस्टिंग कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करती है, जैसे होता है ना किसी कंपनी के शेयर परचेज कर लिए, किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो FII कहते हैं उसको, ठीक है। तो FII हमारे देश में कभी डिबेट का मुद्दा नहीं है, डिबेट का मुद्दा है FDI। कई लोग FDI को प्रमोट करते हैं, कई लोग FDI के अगेंस्ट में है। अब जो बंदे अगेंस्ट में है उनका कहना यह है कि जो बाहर की कंपनी जैसे मैकडी हो गया, डोमिनोज हो गया, सबवे हो गया, KFC हो गया, ये बाहर की कंपनीज की वजह से हमारे डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कम हो गई। जो लोग FDI के अगेंस्ट में है उनका कहना यह है कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की वजह से जब से ये मैकडी, डोमिनोज, सबवे, KFC आए हैं, हमारे डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कम हो गई। तो जो बंदे अगेंस्ट में वो ये कहते हैं। उनका एक और कहना है कि इनकी वजह से हमारा जो कल्चर है वो भी काफी हद तक डिस्ट्रॉय हो रहा है, ठीक है। तो नेगेटिव पॉइंट्स है, पर पॉजिटिव पॉइंट्स जो इसके फेवर में है उनका कहना क्या है? उनका कहना यह है FDI की वजह से जो बाहर की कंपनी इंडिया में आती है, इट जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, कि इंडिया के लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होती है, डाइवर्सिफिकेशन होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें हमें कंज्यूम करने को मिलती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है, कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है, तो पॉजिटिव फैक्ट्स ज्यादा है। तो हमारे मोदी जी से पूछा गया, मोदी जी आपका कहना क्या है, आप क्या कहते हो, FDI क्या होना चाहिए, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में हो रही है ये अच्छा है कि बुरा है? तो हमारे मोदी जी के अकॉर्डिंग क्या है, जरा देखो मैंने यहां पे लिखा है, अकॉर्डिंग टू मोदी जी ने अपने स्पीच में कहा था कि FDI प्रमोट होना चाहिए, FDI प्रमोट होना चाहिए, कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, की बाहर के बंदे इंडिया में आके इन्वेस्ट करने चाहिए। लेकिन अकॉर्डिंग टू मोदी जी वो कहते हैं फर्स्ट डेवलप इंडिया। मोदी जी का विजन क्या था FDI को लेकर, कि फर्स्ट डेवलप इंडिया, इंडिया डेवलप होना चाहिए। एंड उसके बाद बच्चों, उसके बाद प्रोग्राम लॉन्च हुआ जिसका नाम है मेक इन इंडिया। समझे आप इसका पूरा बैकग्राउंड समझिए। देखिए जब आपके एग्जामिनर पूछेगा ना प्रैक्टिकल में, वाइवा में आपसे पूछेगा कि बताओ मेक इन इंडिया के बारे में आप क्या जानते हो, तो आप बताना मेक इन इंडिया लॉन्च ऑन 25 सितंबर 2014 बाय प्रधानमंत्री मोदी जी, ठीक है, टू एनकरेज द फॉरेन इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन इंडिया, टू प्रमोट द FDI को प्रमोट करना है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। और फिर बताना कि ये जब FDI के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है, लेकिन मोदी जी का विजन ये था, वो ये कहते हैं कि इंडिया को डेवलप होना चाहिए, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो बाहर की कंपनीज इंडिया में आएगी, इन्वेस्ट करेगी, उसका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए टू डेवलप द इंडिया, ठीक है ना। और मेक इन इंडिया के और भी बहुत सारे, देखिए बच्चा, 4 पिलर्स ऑफ मेक इन इंडिया, न्यू माइंडसेट, न्यू इनोवेशन, न्यू सेक्टर्स को प्रमोट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा डेवलप करना, नए नए प्रोसेस, नई नई टेक्नोलॉजी को यूज करना, लिखा है ना। इट्स एम नॉट ओनली टू बूस्ट द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर को बूस्ट नहीं करना, बट ऑल्सो अदर सेक्टर, जो अदर सेक्टर्स है उनको भी हमें क्या करना है, प्रमोट करना है, मेक इन इंडिया, समझ रहे। और मेक इन इंडिया का स्लोगन दिया गया था बच्चा, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। आपको बता दूं ये प्रीवियस ईयर बोर्ड का क्वेश्चन है, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट क्या मतलब है, in which the product will be produced with no defect, कि जो प्रोडक्शन होना चाहिए with no defect and with no adverse environmental ecological effect, मतलब जो भी प्रोडक्शन होना चाहिए, प्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई डिफेक्ट ना हो और वो एनवायरमेंट को भी डैमेज नहीं करना चाहिए। ये याद रखना, अगर आपका प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया के ऊपर है तो अपने एग्जामिनर को बताना द स्लोगन ऑफ द मेक इन इंडिया इज जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, जिसका मतलब क्या है, द प्रोडक्ट विल बी प्रोड्यूस्ड विद नो डिफेक्ट एंड विद नो एनवायरमेंट, नो एडवर्स एनवायरमेंटल इकोलॉजिकल इफेक्ट। आती है बात समझे। मेक इन इंडिया का जो सिंबल है वो किससे डिनोट किया जाता है, रॉयल शेर बना हुआ है बच्चा, ठीक है ना। और जो क्या इंडिकेट करता है कि ऑल स्फेयर, हर स्फेयर में कामयाबी प्राप्त करनी है इंडिया को, जो कि किससे इंस्पायर्ड है, बाय अशोक चक्र,
ठीक है, आपको स्लोगन याद रखना है बच्चा। मेक इन इंडिया का स्लोगन क्या है, मेक इन इंडिया का सिंबल क्या है, समझ रहे हैं। एफडीआई को प्रमोट करना, अकॉर्डिंग टू मोदी जी फर्स्ट डेवलप इंडिया। तो ये कुछ पैटर्न है बच्चा। देखिए इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ क्या बता रहा हूं कि क्या एग्जामिनर पूछ सकता है, उसके दिमाग में क्या बातें आ सकती है। जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है बेटा उसको तो कंप्लीट पढ़ना ही है। और ये कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं कि मेक इन इंडिया कब लॉन्च हुआ, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एनकरेज द फॉरेन इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन इंडिया। इसमें क्या क्या पिलर्स है, न्यू माइंडसेट, न्यू इनोवेशन, न्यू सेक्टर, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू प्रोसेस, नॉट ओनली टू बूस्ट द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बट ऑल्सो अदर सेक्टर्स। ठीक है, इसका स्लोगन क्या है, जीरो डिफेक्ट विद जीरो इफेक्ट। मतलब जो प्रोडक्शन होना चाहिए उसमें कोई कमियां नहीं होनी चाहिए और एनवायरमेंट भी डैमेज नहीं होना चाहिए। सिंबल क्या है, सिंबल बताओगे, सिंबल क्या है, किससे इंस्पायर्ड है, बाय अशोक चक्र। और इसने मेक इन इंडिया ने इंक्रीज की जीडीपी टू 25% ऑफ दिस सेक्टर। तो ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है ना। इस वीडियो की ये जो आप देख रहे हैं बच्चा, इसका जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा बच्चा जिसका प्रोजेक्ट बना हुआ है डिजिटल इंडिया पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत से बच्चों का डिजिटल इंडिया है। अब देखिए डिजिटल इंडिया किस मिनिस्ट्री में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जामिनर पूछ लेगा आपसे, अगर एग्जामिनर अच्छा हुआ, नॉलेज वाला हुआ तो आपसे पूछेगा कि डिजिटल इंडिया किस मिनिस्ट्री के द्वारा बनाया गया। द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कब लॉन्च हुआ, ऑन 1 जुलाई 2015 बाय पीएम मोदी जी, ठीक है ना। इट्स एम टू ट्रांसफॉर्म इंडिया। डिजिटल इंडिया का ऑब्जेक्टिव क्या है, ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी एंड नॉलेज इकोनॉमी। टू ट्रांसफॉर्म द इंडिया, कि इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना है, डिजिटली अपने आप को एम्पावर्ड करना है, डिजिटली लोगों को नॉलेज देनी है, ठीक है। और कनेक्टिंग द रूरल एरियाज को कनेक्ट करना विद हाई स्पीड इंटरनेट नेटवर्क। जैसे आप देखते हो ना, गांव में आज भी गांव में अच्छे नेटवर्क नहीं आते, गांव में बहुत दिक्कत होती है नेटवर्क की। तो डिजिटल इंडिया का ऑब्जेक्टिव था कनेक्टिंग द रूरल areas with high speed internet connection and improving the digital literacy। रूरल एरियाज में लोगों को डिजिटल बनाना, उनको लिटरेट करना, उनको समझाना कि डिजिटली अपने आप को कैसे इंप्रूव करना है। तो समझना, अगर डिजिटल इंडिया आपका टॉपिक है तो ये चीज आपसे पूछी जा सकती है कि अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कब लॉन्च हुआ, किसने लॉन्च किया, एम क्या है, कनेक्टिंग रूरल एरियाज विद हाई स्पीड इंटरनेट नेटवर्क, ठीक है, इंप्रूव डिजिटल लिटरेसी। अब इसके भी एडवांटेजेस या 9 पिलर ऑफ डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया के एडवांटेज पूछेगा कि जो हम इतना डिजिटल हो रहे हैं इसके कुछ एडवांटेज क्या है, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस क्या है, ठीक है। एडवांटेज है ब्रॉडबैंड हाईवेज, कि भैया हर जगह मतलब हर जगह इंटरनेट की कनेक्टिविटी पहुंचाई जा रही है। यूनिवर्सल एक्सेस टू मोबाइल कनेक्टिविटीज, कि भाई गांव में भैया इंटरनेट वगैरह की सुविधा अच्छी है, गांव में नेटवर्क को इंप्रूव किया जा रहा है हर जगह, ठीक है। पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम, इसका मतलब क्या है, एक्सपैंड करना कॉमन सर्विस सेंटर, कन्वर्ट पोस्ट ऑफिस इनटू मल्टी सर्विस सेंटर। ई गवर्नेंस, ई क्रांति, ई गवर्नेंस का मतलब रिफॉर्मिंग गवर्नमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट को भी रिफॉर्म किया जा रहा है टेक्नोलॉजी के माध्यम से। आप देखते नहीं आजकल कितनी ऐप बनी हुई है गवर्नमेंट की, जैसे हमें आधार कार्ड बनाना है, हमें पैन कार्ड बनवाना है, तो क्या आधार कार्ड पैन कार्ड बनवाने के लिए आजकल हम लाइनों में लगते हैं, नहीं लगते, इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन सारी चीजें अवेलेबल है। तो ये ई गवर्नेंस हो गया है। ई क्रांति, जैसे इसकी फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विस सच एज ई एजुकेशन, ई हेल्थ केयर, ई फ्रेमिंग, जैसे एम्स में जाओ, हॉस्पिटल में भी पहले से अपॉइंटमेंट मिल जाती है ऑनलाइन, एजुकेशन भी ऑनलाइन हो चुकी है। डिजी लॉकर सुना होगा, भीम ऐप आ चुकी है। आपसे यूपीआई की फुल फॉर्म पूछेगा, यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस, समझना, जिसका टॉपिक डिजिटल इंडिया है वो पूछेगा यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, बताओ भाई, यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस। ई क्रांति क्या है, ई गवर्नेंस क्या होता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन फॉर ऑल, ओपन डाटा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट,
गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में अब कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, ठीक है। इंफॉर्मेशन फॉर ऑल, सारी इंफॉर्मेशन आपको ऑनलाइन प्रोवाइड हो जाती है, ठीक है। आईटी इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। ये सारी कुछ बातें हैं बच्चा जो डिजिटल इंडिया को इंप्रूव करने के लिए, डिजिटल इंडिया को, सॉरी इंप्रूव नहीं, डिजिटल इंडिया को एंकरेज करने के लिए की गई है कि 9 पिलर बनाए गए हैं, ठीक है ना बच्चा। अब इसमें आप देखिए, जैसे एक अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम सच है बायोमेट्रिक अटेंडेंस। अब देखते होंगे स्कूलों में जो टीचर्स आते हैं उनकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है, और सिर्फ स्कूलों में नहीं, हर जगह, बैंक में हो गए, पोस्ट ऑफिस में हो गए, ताकि पता चले कौन कितने बजे आ रहा है, कब जा रहा है। ई बुक्स हो गई, आईटी फॉर मैसेजेस, आज के टाइम पे देखते हो ना, एक मैसेज हमने इंफॉर्मेशन डाल दी, जो भी मैसेज देना है, और वो हर जगह कन्वे हो जाता है। तो ये सारी चीजें डिजिटल इंडिया के एडवांटेजेस भी है, और ये पिलर्स है डिजिटल इंडिया को एंकरेज करने के लिए। पर कुछ डिसएडवांटेजेस है बच्चों डिजिटल इंडिया के। क्या? इंटरनेट स्पीड आज भी बहुत धीरे है। मोस्ट ऑफ द एमएसएमईज स्ट्रगल टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी। अब जैसे ही आप अपने प्रैक्टिकल वाइवा के टाइम पर टीचर के सामने एमएसएमई बोलोगे, वो पूछेगा एमएसएमई की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आपको एमएसएमई की फुल फॉर्म बतानी पड़ेगी, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। जो एमएसएमईज है वो अच्छी अच्छी टेक्निक को अडॉप्ट नहीं कर पाती, क्योंकि एक्सपेंसिव टेक्निक होती है, ठीक है। स्किल्ड मैन पावर, लोगों पे इतनी एजुकेशन नहीं है, इतने स्किल नहीं है कि वो डिजिटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सके, इतने मैन पावर स्किल्ड नहीं है, एजुकेटेड नहीं है। साइबर सिक्योरिटी क्राइम्स, आपको पता ही है कि पैसे कैसे चोरी हो जाते हैं आजकल ऑनलाइन, आप देखे हो कितने सारे क्राइम्स हो रहे हैं। लैक ऑफ यूजर एजुकेशन, तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस है, ठीक है बच्चा। तो एक हमने पढ़ा अभी तक, कौन सा? एक हमने पढ़ा बच्चा अपना मेक इन इंडिया, ठीक है। एक पढ़ा हमने डिजिटल इंडिया। मैं फिर आपको क्या है, अपना प्रोजेक्ट अच्छे से पढ़िएगा। पर कई बार ना एग्जामिनर आपसे ऐसे पूछ देगा कि बताओ डिजिटल इंडिया के बारे में आप क्या समझते हो, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, तो आप ये सारी चीजें बताओगे। देखो रटना नहीं है, एग्जामिनर को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप रट्टाफिकेशन करके आए हो। एग्जामिनर को लगना चाहिए आपके पास नॉलेज है, आप अपनी सिंपल भाषा में बोलो, सिंपल लैंग्वेज का यूज करो, जरूरी नहीं कि प्रॉपर टेक्निकल शब्द आपको यूज करने हैं, ठीक है ना। अब जैसे एक है आत्मनिर्भर भारत अभियान, थोड़ा इसको भी डिस्कस करते हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री याद रखनी है। आत्मनिर्भर भारत अभियान अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स, लॉन्च ऑन 12 मई 2020 में लॉन्च हुआ था, कोविड के टाइम पर, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अनाउंस द स्पेशल इकोनॉमिक एंड कंप्रेहेंसिव पैकेज ऑफ 20 लाख करोड़, कि 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया था एमएसएमईज को, जो कि इंडिया के 10% ऑफ इंडिया जीडीपी है। मतलब इंडिया की जीडीपी का 10% पैकेज एमएसएमईज को उठाने के लिए किया गया था, क्योंकि आप जानते हो कोविड के टाइम पे प्रोडक्शन एक्टिविटी खत्म हो चुकी थी, डिमांड एकदम खत्म हो चुकी थी, लोगों में पैसा नहीं था। तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 12 मई 2020 को स्पेशल इकोनॉमिक एंड कंप्रेहेंसिव पैकेज लॉन्च किया 20 लाख करोड़ का, जो कि इक्विवेलेंट ऑफ 10% ऑफ इंडिया जीडीपी, टू फाइट द कोविड-19 पैंडेमिक इन इंडिया, कि कोविड-19 से लड़ा जा सके। और इसका एम क्या था? इट्स एम डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बूस्ट करना, डिपेंडेंसी को खत्म करना, सपोर्ट एमएसएमईज, फोस्टर इकोनॉमिक ग्रोथ। और इसका स्लोगन देखो बच्चा, सबसे इंपॉर्टेंट है आत्मनिर्भर भारत अभियान का स्लोगन बताना, वोकल फॉर लोकल एंड द लोकल फॉर ग्लोबल। समझ रहे हो कि जो वोकल फॉर लोकल, जो लोकल चीज है उसको परचेज करो, और लोकल चीज को ग्लोबल बनाओ, लोकल चीज को इंडिया से बाहर भी जाके बेचो। मेक फॉर वर्ल्ड, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, मेक फॉर वर्ल्ड। और ब्रेन ड्रेन टू ब्रेन गेन, मतलब जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जो आपका दिमाग दूसरे देश के डेवलपमेंट के लग रहा है, अब उस दिमाग को अपने देश के डेवलपमेंट में यूज करो। दीज आर द स्लोगन ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान। बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं, अगर आपका टॉपिक आत्मनिर्भर भारत अभियान है तो आप एग्जामिनर को ये बताना, मैं आपको गारंटेड कह रहा हूं, एग्जामिनर आपसे काफी इन्फ्लुएंस होगा कि हाँ बहुत अच्छा बच्चा बता रहा है, ठीक है। पर अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना, उसको लगेगा कि हाँ नॉलेज है,
कि आत्मनिर्भर भारत अभियान का स्लोगन है वोकल फॉर द लोकल एंड द लोकल फॉर ग्लोबल, मेक फॉर द वर्ल्ड, ब्रेन ड्रेन टू ब्रेन गेन। ये सब बातें आपको दूसरों से अलग बनाएगी बच्चों, ठीक है। अब इसके में आत्मनिर्भर भारत अभियान के भी कुछ पिलर्स है बच्चा, ध्यान दीजिएगा। देखिए इधर 5 पिलर्स, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोक्रेसी, डिमांड। क्या है इकोनॉमी का मतलब? एमिंग फॉर अ क्वांटम लीप टू कन्वर्ट एडवर्सिटी टू एडवांटेज। आपने सुना होगा, ये तो मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है यहां पर, आपने मोदी जी को कहते हुए सुना होगा, आपदा को अवसर में बनाओ, आपदा को अवसर बनाओ, कि जो एडवर्सिटी है, जो नेगेटिव चीजें हो रही है, उसको उसका एडवांटेज लो, ठीक है। अपने देश में चीजों को प्रोड्यूस करो। इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करना, मेनली यहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है। सिस्टम ड्राइवन बाय द 21st सेंचुरी कटिंग एज टेक्नोलॉजी, मतलब अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी, सिंपल भाषा में नई टेक्निक को अडॉप्ट करना। डेमोक्रेसी, हेल्थ डेमोक्रेसी, वाइब्रेंट बनना, अपने आप को डायनामिक बनना, ठीक है, हेल्थ की डेमोक्रेसी लेके आना। डिमांड, फुलफिल द स्ट्रेंथ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई चेन इंटेलिजेंटली, डिमांड सप्लाई के बीच में बैलेंस बना के चलना। तो ये कुछ 5 पिलर आपको ये ध्यान रखने हैं बच्चा, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोक्रेसी, डिमांड। इकोनॉमी का मतलब आपदा को अवसर बनाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करो, सिस्टम नई नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करो, डेमोक्रेसी लेके आओ, डिमांड सप्लाई के बीच में बैलेंस करो। अगर पूछेगा कोई एग्जांपल बताओ हम कहां पे आत्मनिर्भर बने हैं, तो बताना इन केस ऑफ एग्रीकल्चर वी बिकम द आत्मनिर्भर इन केस ऑफ ड्रैगन फ्रूट। आपने नाम सुना होगा ड्रैगन फ्रूट का, ठीक है। ड्रैगन फ्रूट पहले हम बहुत ज्यादा बाहर से इंपोर्ट करते थे, लेकिन नाउ वी आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ ड्रैगन फ्रूट। और ड्रैगन फ्रूट का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन अब कौन से स्टेट में हो रहा है? गुजरात में। और इसका नाम भी चेंज कर दिया गया है। अब ड्रैगन फ्रूट को किस नाम से जाना जाता है इंडिया में? कमलम के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। पता है उस समय चाइना से वॉर हो रखी थी हमारी, चाइना के साथ भसड़ थी हमारी, तो उसमें नाम चेंज कर दिया, मतलब भसड़ मतलब अच्छा मतलब बनती नहीं थी, ठीक है ना। हाँ, तो ड्रैगन फ्रूट का नाम चेंज करके इंडिया में क्या कहा जा रहा है उसको? कमलम। तो आपको बताना है कि हम आत्मनिर्भर बन गए। एक एग्रीकल्चर का आप एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है ना बच्चा। तो ये हुआ हमारा आत्मनिर्भर के बारे में। इसकी पीडीएफ आपको मैं फिर बोल रहा हूं टेलीग्राम के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अभी मेरे साथ बने रहिए, कहीं जाइए मत। एंड में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, जो मैं 100% कह रहा हूं, आपके 2-3 नंबर तो इंप्रूव करेगा, ठीक है। अब किसी बच्चे का अगर टॉपिक डीमोनेटाइजेशन है, तो डीमोनेटाइजेशन आप जानते हो 8 नवंबर 2016, 8 नवंबर 2016 को मोदी जी के द्वारा डीमोनेटाइज किया गया। 500,000 के नोट पूरे तरीके से बंद कर दिए गए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपसे पूछ लेगा एग्जामिनर, क्या डीमोनेटाइजेशन एक बार हुआ इंडिया में, फर्स्ट टाइम हुआ है? तो आप कहोगे टोटल 5 टाइम्स। इंडिया में टोटल 5 टाइम डीमोनेटाइजेशन हुआ है। 1946 से लेकर 2024 के बीच में टोटल 5 टाइम्स डीमोनेटाइजेशन हुआ है बच्चा। और एम क्या है डीमोनेटाइजेशन का? टू टैकल द ब्लैक मनी विच इज द सोर्स ऑफ टेररिज्म एंड ब्राइब्स। कि जो टेररिज्म को हम सपोर्ट कर रहे थे, मतलब हम सपोर्ट करने का मतलब है कि टेररिज्म को जो फंडिंग हो रही थी, उस फंडिंग को रोकना था, ब्लैक मनी को रोकना था। तो हमने डीमोनेटाइजेशन किया टू रिड्यूस द कैश ट्रांजैक्शन। इंडिया को कैशलेस इकोनॉमी बनानी थी, ठीक है। इंक्रीज द टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये कुछ एम थे डीमोनेटाइजेशन के, ठीक है। वो बात अगर कामयाब हुआ नहीं हुआ वो भी डिस्कस कर लेंगे। और ऑन 19 मई 2023 आरबीआई अनाउंस दैट 2000 नोट विल बी विथड्रॉन फ्रॉम द सर्कुलेशन। आपको पता होगा जब 500,000 के नोट बंद हुए थे तो नई करेंसी आई थी, 500 के नए नोट प्रिंट हुए और 2000 की नई करेंसी इंट्रोड्यूस हुई। लेकिन 2023 में 19 मई 2023 को 2000 के नोट जो थे वो भी डीमोनेटाइज कर दिए गए। अब हमसे पूछा जाता है, देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है, ये ऐसे क्वेश्चंस है बच्चों जो आपको रोकेंगे। ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जामिनर आपको फंसाने के लिए पूछ सकता है। और अपनी नॉलेज दिखाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपका कितनी नॉलेज है। तो आप बताना कि इज द डिसीजन ऑफ डीमोनेटाइजेशन इज ऑल ऑफ सडन? क्या जो डीमोनेटाइजेशन हुआ एकदम सडन था? आंसर इज नो,
different steps has been initiated before the implementation of this brave decision कि जो मोदी जी के द्वारा जो इतना बड़ा डिसीजन लिया गया ये सडन नहीं था. Different steps has been initiated before the implementation of demonetization. Example, government requested people for creating the bank account under Jan Dhan Yojana. आपको पता होगा जन धन योजना के अंदर जीरो बैलेंस पर अकाउंट ओपन करवाए जा रहे थे जानबूझ के. आप देखो कितनी बड़ी प्लानिंग थी. जनधन योजना से पहले अकाउंट ओपन करवाए गए क्योंकि अपनी करेंसी को एक्सचेंज करने के लिए हम तो बैंक ही जा रहे थे ना अपने नोट को चेंज करवाने के लिए. अब जिसका अकाउंट ही नहीं होगा वो नोट कैसे चेंज करवाता? सोचो, जिसका अकाउंट ही नहीं होता वो नोट कैसे चेंज करवाता? समझ रहे हो ना. तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स पहले उठाए. एग्जांपल, गवर्नमेंट रिक्वेस्टेड पीपल फॉर क्रिएटिंग द बैंक अकाउंट अंडर जनधन योजना, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडेड फॉर डिक्लेरेशन ऑफ अनअकाउंटेड इनकम. और जो अनअकाउंटेड इनकम थी उनको अपॉर्चुनिटी दी गई कि आप इतना टैक्स दे दीजिएगा, आपको हम नोट चेंज कर देंगे. ठीक है ना. और डिसएडवांटेज क्या हुए? पैनिक एंड डिस्कंफर्ट टू द सोसाइटी. आपने देखा होगा लोग एकदम से घबरा गए, नर्वस हो गए, बैंकों के पीछे लाइन लगने लग गई, वहीं पे लाठी चार्ज भी करना पड़ा. एक लाठी मैंने भी खाई थी, मुझे याद है. मतलब मैंने कुछ नहीं कहता पर वहां पे एकदम से भागा दौड़ी मच गई तो पुलिस वालों ने लाठी चार्ज कर दी. पता नहीं क्या था पर एक डंडा मेरे भी पड़ा था. ठीक है, मजे मत लेना. डिस्कंफर्ट, इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ न्यू करेंसी. न्यू करेंसी उतनी थी नहीं. डिस्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड करेंसी एंड प्रिंटिंग न्यू करेंसी इन्वॉल्व कॉस्ट बढ़ गई. ठीक है ना. तो ये कुछ डिसएडवांटेज थे बच्चा डिमोनेटाइजेशन के ऊपर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपसे पूछ सकता है. और मैं कहता हूं अगर एग्जामिनर आपको कहे ना बताओ तो ये जो मैं यहाँ पे कंटेंट आपको दे रहा हूं ये वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट है बच्चा. ठीक है ना. अब आते हैं टॉपिक्स. अब देखो बच्चा, अब जिसके ये तो कुछ ऐसे टॉपिक है बाहर के. ठीक है. अब जिसके चैप्टर के ऊपर टॉपिक है तो भाई आपको चैप्टर अच्छे से आना चाहिए. जैसे किसी का नेशनल इनकम है, अब नेशनल इनकम आपको आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए नेशनल इनकम. जैसे यहाँ पे मैंने कुछ हिंट दे रखी है. नेशनल इनकम किसके द्वारा कलेक्ट किया जाता है? सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की जो नेशनल इनकम के जो डाटा है वो कलेक्ट किए जाते हैं सीएसओ के द्वारा. फुल फॉर्म पूछेगा सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन. पूछेगा हु वाज द फर्स्ट, कौन थे जिन्होंने नेशनल इनकम सबसे पहले कैलकुलेट की? तो कौन थे? दादा भाई नौरोजी. अब आपको इसके टॉपिक्स पता होने चाहिए. हमें रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी पता होना चाहिए, जीडीपी डिफ्लेटर पता होना चाहिए, रियल जीडीपी अच्छा इंडेक्स है या नहीं है, जिसमें एक्सटर्नलिटीज के बारे में हमें पता होना चाहिए. ठीक है. हमें कंपैरिजन करना आना चाहिए कि जीडीपी एमपी से अगर मुझे जीडीपी एट एफसी पर जाना है तो क्या करना चाहिए? ग्रॉस और नेट डेप्रिसिएशन याद है, नेशनल डोमेस्टिक, एनएफआईए, मार्केट प्राइस फैक्टर, कॉस्ट, एनआईटी. तो ये सब कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए भैया. नेशनल इनकम एक ऐसा टॉपिक है जो अपने आप में बहुत सफिशिएंट है, बहुत सफिशिएंट है. ठीक है. ज्यादा से ज्यादा आपको अगर घुमाएगा तो यही पूछेगा कि नेशनल इनकम कौन कलेक्ट करता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का काम है? तो आप कहेंगे सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन. और कौन थे जिन्होंने सबसे पहले नेशनल इनकम की एस्टिमेशन की थी? दादा भाई नौरोजी. और बाकी आपके चैप्टर में से ही पूछेगा इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, फाइनल गुड्स क्या होते हैं, कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, स्टॉक एंड फ्लो पूछेगा कि स्टॉक कौन सा है, फ्लो कौन सा है. तो ये पता होनी चाहिए. ठीक है ना. देखो जो चैप्टर में से है वो तो चैप्टर में से ही आएगा. अब ये एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस पे पूछेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. पूछेगा एनवायरमेंट डे कब मनाया जाता है? अब अगर इस पे ध्यान नहीं दोगे तो कैसे बात बनेगी बच्चों. एनवायरमेंट डे मनाया जाता है 5 जून को. 5 जून ऑफ एवरी ईयर इज नोन एज द एनवायरमेंट डे. And who is known as the father of Indian ecology? रामदियो मिश्रा, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी. और स्लोगन क्या है एनवायरमेंट डे का? सेव द अर्थ, सेव योरसेल्फ. अगर अर्थ बचेगी तो तुम बचोगे. थिंक ग्रीन, बी ग्रीन, स्टॉप पॉल्यूटिंग. These are, it is the slogan of environment day. समझ रहे हैं. ये पता होना चाहिए. एनवायरमेंट मिनिस्टर कौन है हमारा? पूछ लेगा भाई बताओ मिनिस्टर कौन है एनवायरमेंट? तो यूनियन मिनिस्टर है भूपेंद्र यादव जी.
भूपेंद्र यादव जी इज द एनवायरमेंट मिनिस्टर, ये पता होना चाहिए। और बाकी नॉर्मल क्वेश्चंस आपसे पूछेगा, हाउ टू सेव द एनवायरमेंट, कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन क्या है, जो एनवायरमेंट इतना ज्यादा डैमेज हो रहा है इसके क्या कारण है, कुछ सजेशन बताओ कैसे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाता है। मोदी जी ने एक योजना बनाई थी, वो योजना बता देना, एक पेड़ मां के नाम, एक पेड़ मां के नाम, लॉन्च बाय द प्रधानमंत्री मोदी जी। आप ये भी बता सकते हो, जैसे आपने सुना होगा मामा अर्थ, आपने सुना है बच्चा मामा अर्थ, क्या कोई भी प्रोडक्ट अगर आप परचेज करते हो तो आपके नाम का एक पेड़ लगाया जाता है। तो देखा जाए ये भी एक तरीके का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, कि मामा अर्थ का कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदो तो आपके नाम का एक पेड़ लगेगा। ठीक है, आप ये भी एग्जांपल दे सकते हो। अब मोदी जी के द्वारा योजना बनाई गई, एक पेड़ मां के नाम, ठीक है ना। तो ये एनवायरनमेंट के ऊपर कुछ टॉपिक्स है। एनवायरनमेंट कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, पूछा जा सकता है सिंपल कि एनवायरनमेंट को कैसे बचाओगे, एनवायरनमेंट डैमेज होने के क्या कारण है, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है। गवर्नमेंट पेट्रोल डीजल की कारों को बैन करने का प्लान कर रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट कर रही है, सोलर पैनल को प्रमोट कर रही है ना। इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करना, सोलर पैनल को प्रमोट करना, सोलर एनर्जी को, तो आप ऐसे कुछ बताएंगे, ठीक है ना बच्चा। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में कि अकॉर्डिंग टू यूएनसीईडी, अब आपसे पूछेगा यूएनसीडी की फुल फॉर्म बताओ, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। इनके अकॉर्डिंग क्या है, इनके अकॉर्डिंग इट मींस द नीड ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द फ्यूचर जनरेशन। मतलब जो प्रेजेंट जनरेशन है, प्रेजेंट जनरेशन फ्यूचर जनरेशन दोनों रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सके विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग, ठीक है ना। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ गोल्स है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स है, जैसे नो पॉवर्टी, गरीबी नहीं होनी चाहिए, कोई भूखा नहीं मरना चाहिए, गुड हेल्थ होनी चाहिए, अच्छी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, रिड्यूस इनइक्वालिटीज, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये कुछ टॉपिक्स है बच्चा जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में ये पूछेगा, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उनमें से कुछ आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। 17 नहीं पूछेगा, इतना टाइम नहीं होता उसके पास, इतना ही पूछेगा, थोड़े बहुत याद रखना। मनी बैंकिंग में ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसका मनी बैंकिंग है, फुल फॉर्म ऑफ मनी। तो देखो मनी की फुल फॉर्म क्या है ये पता होनी चाहिए, एग्जामिनर पूछ देगा मनी की फुल फॉर्म बताओ। अगर आपके प्रोजेक्ट में लिखा है, नहीं लिखा तो अगर पूछेगा आप बताना। मनी की फुल फॉर्म क्या है, मोर अपॉर्चुनिटी, मोर अपॉर्चुनिटीज नाउ एग्जिस्ट यू, more opportunities now exist to you। ये मनी की फुल फॉर्म है बच्चा। और ये किसके द्वारा, मनी कैसे ड्राइव हुआ, मनी ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड मोनेटा, अ नेम गिवन टू द रोमन गॉडेस जूनो। रोमन गॉडेस बच्चा, रोमन की कोई गॉडेस है जिसका नाम था जूनो, उनके नाम पर बनाया गया मनी, मोनेटा, ठीक है ना। बार्टर सिस्टम चलता था, बार्टर सिस्टम्स की प्रॉब्लम पता होनी चाहिए। जब मनी नहीं था तो बार्टर सिस्टम था, कि बार्टर सिस्टम जिसमें गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स, और उसमें प्रॉब्लम थी डबल कोइंसिडेंस की। मनी ने इसको खत्म किया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। डबल कोइंसिडेंस समझते हैं ना, कुछ खरीदना है एट अ सेम टाइम बेचो, कुछ बेचना है एट अ सेम टाइम खरीदो, पर मनी ने खत्म किया एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। लैक ऑफ कॉमन यूनिट, कॉमन मेजरमेंट नहीं था, मनी ने रिमूव किया बाय एक्ट एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट। ये कुछ बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम है। डेफर्ड पेमेंट, फ्यूचर पेमेंट इज नॉट इजी, स्टोरेज ऑफ गुड्स इज नॉट इजी, ठीक है ना। और मनी की डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए। मनी की डेफिनेशन तीन तरीके की है, फंक्शनल, लीगल और नैरो एंड ब्रॉड। नैरो डेफिनेशन, ब्रॉड डेफिनेशन, लीगल डेफिनेशन। फंक्शनल डेफिनेशन तो आपने पढ़ी होगी। लीगल डेफिनेशन क्या है, लीगल डेफिनेशन इज क्या, मनी इज व्हाट, मनी वो है, द लॉ सेज, लीगल डेफिनेशन है कि जो हमारा लॉ कहता है, जो हमारा कानून कहता है कि दिस इज मनी, वो मनी, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ मनी आपको पढ़ के जाने हैं कि फियाट मनी क्या होता है बच्चा, फिड्यूशियरी फियाट मनी, लीगल टेंडर मनी, ठीक है, फिड्यूशियरी मनी, पेपर मनी, क्रेडिट मनी, फुल बॉडीड मनी, प्लास्टिक मनी, ये पूछ लेगा एग्जामिनर, ठीक है ना। ये सब आपको पढ़ने हैं बच्चा। ई मनी क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मनी, ठीक है, मनी इज मनी दैट एग्जिस्ट इन बैंकिंग कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है ना। ये डेफिनेशन बता रखी है। मनी सप्लाई के बारे में पढ़ना है, मनी सप्लाई कौन करता है, आरबीआई, गवर्नमेंट और कमर्शियल बैंक। M1, M2, M3, M4 आपको पढ़ने हैं। आपको M1 पता होगा, M1 क्या है बच्चा हमारा, M1 सी प्लस दीदी प्लस ओडी, याद है, सी दीदी ओडी,
ठीक है। M2 आपको पता होना चाहिए, सिलेबस में यही है पर ये भी पता होना चाहिए। M2 क्या था? M1 प्लस में सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। M3 आपको पता होना चाहिए, तो ये सब आपको पता होने चाहिए। M3 M4, ठीक है ना, ये सब पढ़ के जाना। अब बैंकिंग में कुछ बातें आपको ध्यान देनी है, ठीक है ना। देखो बैंकिंग के बारे में बहुत पूछ सकता है, तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है यूट्यूब पे, आप जाके यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उसका भी, तो आप वहां पे देख सकते हो, ठीक है ना। आरबीआई के बारे में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया सेंट्रल बैंक, स्टैब्लिश कब हुआ था? ऑन 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई स्टैब्लिश हुआ था। कहां पे सिचुएटेड है? मुंबई में। सिंस 1937 से हेडक्वार्टर कहां है आरबीआई का? ठीक है, मुंबई में। ऑन एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब ये देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया बच्चों, इधर ध्यान दो। हमसे पूछेगा आरबीआई का गवर्नर कौन है, तो कई बच्चे कहेंगे आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास। बेटा ये करंट में नहीं है, करंट में शक्तिकांत दास इज नॉट द गवर्नर ऑफ आरबीआई। करंट गवर्नर ऑफ आरबीआई इज श्री संजय मल्होत्रा, 26th गवर्नर ऑफ आरबीआई। शक्तिकांत दास 25th गवर्नर थे, ये थोड़ा सा इंप्रूव कर लीजिएगा। शक्तिकांत दास इज द 25th गवर्नर ऑफ आरबीआई, पर नाउ द गवर्नर ऑफ आरबीआई इज श्री संजय मल्होत्रा। आते बात समझ में जी। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आरबीआई का क्या है? टू सुपरवाइज एंड अंडरटेक इनिशिएटिव फॉर द फाइनेंशियल सेक्टर, कि जितने भी फाइनेंशियल सेक्टर है उनको रेगुलेट करना, उनको कंट्रोल करना, कमर्शियल बैंक्स के ऊपर नजर रखना। आरबीआई कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स कौन इशू करता है? 1 रुपए का नोट और सिक्के इशू बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और 1 रुपए के नोट को छोड़कर जितने भी नोट है इशू बाय द आरबीआई। याद रखना, कॉइन्स इशू बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नोट इशू बाय द आरबीआई, पर 1 रुपए के नोट को छोड़कर। फर्स्ट कॉइन किसने इशू किया था? फर्स्ट कॉइन इशू बाय शेर शाह सूरी, ठीक है। उस समय रुपया कहा जाता था। सबसे पहले जो कॉइन इशू किया गया था, सिक्का, इनके द्वारा इशू किया गया था, ठीक है ना। फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया का फर्स्ट बैंक कौन सा था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, लोकेटेड इन कैलकाटा। और कैपिटल एट दैट टाइम, जैसे पहले के टाइम पे आपको पता होगा इंडिया की कैपिटल कैलकाटा होती थी, तो वहां पे लोकेटेड था इंडिया का पहला बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। बैंक नेशनलाइज कब हुए? फर्स्ट बैंक नेशनलाइज वाज आरबीआई इन जनवरी 1949। सबसे पहले आरबीआई नेशनलाइज हुआ था 1949 में, और देन 14 बैंक नेशनलाइज हुए जुलाई 1969 में। ये पूछ लेगा, आपसे पूछेगा बैंक नेशनलाइज कब हुए, तो आप बताना द फर्स्ट बैंक हु वाज नेशनलाइज वाज आरबीआई ऑन जैन 1949 एंड अदर 14 बैंक वाज नेशनलाइज इन 1969, ठीक है ना। फंक्शन ऑफ आरबीआई ये आपको नोट्स वगैरह में दिख जाएगा। सब इंपॉर्टेंट रेट्स, ये करंट के रेट आपको पता होने चाहिए कि करंट में सीआरआर क्या है, तो सीआरआर, एसआरआर, रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है बच्चा। ये सब आपको पता होना चाहिए करंट के, याद रखना पूछ लेगा एग्जामिनर, इस समय सीआरआर क्या चल रहा है, इस समय एसआरआर क्या है, इस समय रेपो रेट क्या है, ठीक है ना। और क्रेडिट क्रिएशन, ये क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, इसकी मैंने पूरी ट्रिक, पूरा वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाल रखा है बच्चा, ठीक है। आप मेरे प्लेलिस्ट जाके देखिएगा बैंकिंग की, इसका तरीके से मैंने समझाया हुआ है, तरीके से, ठीक है ना, कि क्रेडिट क्रिएशन कैसे निकलता है वहां देख लीजिएगा और ट्रिक पता चल जाएगी आपको। अच्छा, आप आपसे ये भी देख रहे होगे, एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा, अगर एग्जामिनर को नॉलेज हुई, ठीक है, करंट के बारे में, तो पूछेगा आप देखो बैंक ना बहुत सारे मर्ज हो रहे हैं, जैसे देना बैंक था, देना बैंक मर्ज हो गया विद द बैंक ऑफ बड़ौदा, तो वाई बैंक्स मर्ज, बैंक मर्ज क्यों हो रहे हैं? तो मर्जिंग का कारण क्या है? मर्जिंग वीकर बैंक्स, जो कमजोर बैंक थे, मतलब जिन पे उतना फंड नहीं आ रहा था, वीकर बैंक को स्ट्रॉन्ग बैंक के साथ क्या करना? मर्ज करना, सो दैट वीकर बैंक को डूबने से बचाया जा सके, सो दैट द स्ट्रॉन्ग विल सेव द वीकर बैंक फ्रॉम फेलिंग, कि वो फेल ना हो, वो डूबे ना, वो गिरे ना, बचाने के लिए। टू रिड्यूस द कॉस्ट, इंक्रीज एफिशिएंसी, कॉस्ट कम होनी चाहिए, एफिशिएंसी ज्यादा होनी चाहिए। अब सारे बहुत सारे बैंक हो गए तो कॉस्ट ज्यादा लगती है गवर्नमेंट की, ठीक है ना। तो रिड्यूस कॉस्ट, इंक्रीज एफिशिएंसी। मर्जर कैन हेल्प बैंक
to become more competitive by reducing the cost of operating multiple branches. मल्टीपल ब्रांचेस कराने से अच्छा है एक ही बैंक हो तो ज्यादा अच्छा होगा, कॉस्ट कम होगी, एफिशिएंट तरीके से काम करोगे। तो ये पूछेगा व्हाई बैंक मर्ज, मर्ज क्यों होते हैं, तो आप ये बताना। एग्जांपल जैसे एक देना बैंक एंड विजया बैंक मर्ज विद बैंक ऑफ बड़ौदा, सिंडिकेट बैंक मर्ज विद कैनरा बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स मर्ज विद पंजाब नेशनल बैंक। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत बहुत ज्यादा। जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों का शेयर करना, जिनका भी ये टॉपिक है उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा बच्चा, ठीक है ना। बहुत मेहनत की जा रही है आपको पढ़ाने के लिए, पर मेरी आपसे आज भी वही शिकायत है कि बच्चे वीडियोस देखते पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं कि इस बार बच्चे 100 में से 100 पूरे आने चाहिए, तो प्लीज आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। बच्चा गवर्नमेंट बजट, ये भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है ना। गवर्नमेंट बजट क्या होता है, बजट रिसिप्ट्स, बजट एक्सपेंडिचर, टैक्सेस क्या है। देखो जिसके भी चैप्टर्स है ना, जो चैप्टर पे दे रहा है, जैसे नेशनल इनकम हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, फॉरेन एक्सचेंज हो गया, तो इसमें बाहर के आने के चांसेस उतने नहीं है बच्चा। लेकिन जिसके टॉपिक ऐसे आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर भारत अभियान, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी, हेल्थ एक्सपेंडिचर, जिसके ऐसे टॉपिक्स है, इसमें बहुत सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है। अब मानो जिसका टॉपिक है हेल्थ एक्सपेंडिचर, आपसे पूछेगा हेल्थ मिनिस्टर कौन है बताओ, हेल्थ मिनिस्टर बता दो। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी है बच्चा। आते बात समझ में। तो अब मेरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब बच्चा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डूज एंड डोंट्स। ये जरा ध्यान से सुनना बच्चों, ये आपका 100% आपके 2 से 3 नंबर तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। कि किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर आपका प्रोजेक्ट है, किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो हमें क्या बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहला प्रोजेक्ट अंडरस्टैंडिंग। बच्चा आपको प्रोजेक्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मतलब अंडरस्टैंड योर प्रोजेक्ट वेल। अपने प्रोजेक्ट को अच्छे से पढ़ो, रटने को नहीं कह रहा, डोंट मेमोराइज द आंसर्स, फोकस ऑन द अंडरस्टैंडिंग। समझो, आपको अपने प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़कर जाना है, समझ कर जाना है कि मैंने अपने प्रोजेक्ट में क्या लिखा है। क्योंकि एग्जामिनर जब प्रोजेक्ट खोलेगा तो जो भी पेज ओपन होगा वो आपसे रैंडम कुछ भी पूछेगा। तो अंडरस्टैंड योर प्रोजेक्ट वेल, डोंट मेमोराइज, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग। दूसरा बच्चा, कॉन्सेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए। रिवाइज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन इंडियन इकोनॉमी एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब आपका जिस भी टॉपिक के ऊपर प्रोजेक्ट है उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज करके जाओ, एंड डोंट इग्नोर द बेसिक। कई लोग क्या होते हैं, बड़ी बड़ी चीजें पढ़ के चले जाते हैं कि हाँ भाई ये पढ़ लेते हैं, ये पढ़ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, और एग्जामिनर छोटी सी चीज पूछ लेता है। तो सारे टॉपिक रिवाइज करना, और डोंट इग्नोर द बेसिक। सिंपल क्वेश्चन को अवॉइड मत करना, सिंपल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। और प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए सर, प्रैक्टिस कॉमन क्वेश्चंस। जैसे व्हाई यू चूज दिस टॉपिक, ये टॉपिक आपने क्यों चूज किया। अब ये नहीं कि तुम कह दो कि मैम ने जबरदस्ती दे दिया था, या मैम ने ऐसे ही मुझे थमा दिया। ऐसे नहीं मत कहना कि मेरे रोल नंबर के हिसाब से ये आया। तो आप अपने हिसाब से कुछ भी, देखो थोड़ा बहुत तो झूठ बोलना पड़ेगा, ठीक है ना, पर हंसते हुए। तो प्रैक्टिस कॉमन क्वेश्चंस कि व्हाई यू चूज दिस टॉपिक, इस टॉपिक से आप क्या समझते हो, आपका अपना ओपिनियन क्या है, ठीक है। एंड डोंट पैनिक बच्चों, पैनिक नहीं होना, घबराना नहीं है। इफ अनश्योर, अगर आपको नहीं पता तो चेहरे पे छोटी सी स्माइल देनी है और कहना है सॉरी मैम आई डोंट नो, ठीक है। जबरदस्ती का नहीं हंसना, एक मतलब चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए। मतलब समझ रहे हो कि टीचर आपको देख के खुश होना चाहिए कि बच्चे का बिहेवियर अच्छा है, कितने तमीज से प्यार से बात कर रहा है। प्लीज भाई, बोर्ड है बच्चा, ठीक है ना, आपके फाइनल में मार्क्स जुड़ने हैं, तो यहां पे तो सीरियस होके जाना बच्चों, ठीक है ना। और कोई बदतमीजी नहीं, कुछ नहीं, बहुत प्यार से। अगर कोई आंसर नहीं भी आता, बड़े प्यार से कहना सॉरी मैम आई डोंट नो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। घबराना मत, नर्वस मत होना। और एक और बात जो मैंने कहा, करंट अवेयरनेस, ये भी स्टे अपडेटेड ऑन द करंट इकोनॉमिक ट्रेंड्स एंड पॉलिसी। जिसके ऊपर भी आपका टॉपिक है उसमें करंट में क्या चल रहा है, स्टे अपडेटेड। डोंट ओवर कॉम्प्लिकेट आंसर्स विद अननेसेसरी jargon। मतलब अपने आप को ऊपर दिखाने के चक्कर में कोई ज्यादा टेक्निकल शब्दों का इस्तेमाल मत करना जिसका मतलब तुम्हें खुद नहीं पता। तो सिंपल शब्दों का इस्तेमाल करो, डोंट ओवर कॉम्प्लिकेट मत करो अपने आंसर्स को, सिंपल एकदम, और थोड़ा सा अपडेटेड रहो, ठीक है ना। आंसर कैसे देने हैं सर, सिंपल,
साफ भाषा में, एकदम सिंपल भाषा में। जरूरी नहीं है कि पूरी एकदम इंग्लिश बोलनी है कि एकदम तेजी में, धैड़ पैड़ में, कोई स्पीड नहीं है भाई, ठीक है, फास्ट एंड फ्यूरियस नहीं चल रहा, ठीक है, सिंपल एकदम इनोसेंट वे में, तमीज से, चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए, प्यार से जवाब दो, सिंपल भाषा में। आता है तो भी प्यार से दो, नहीं आता सॉरी मैम, कोई दिक्कत नहीं, हंसते रहिएगा, स्माइल करते रहना। अब स्माइल करने का मतलब ये नहीं दांत फाड़ने लग जाओ, है, ठीक है करना नहीं है, बस सिंपल हंसना है, ठीक है बच्चा। डोंट रश नहीं करना, ठीक है। एंड कॉन्फिडेंस एंड बॉडी लैंग्वेज, शांत रहना, कॉन्फिडेंट रहना, कम बोलना ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना। अगर आपके पास नॉलेज है, कम बोलो, बढ़िया से जवाब दो, आई कांटेक्ट बना के रखो, कॉन्फिडेंट रहोगे, ऑटोमेटिकली 2 से 3 नंबर बढ़ जाएंगे। नर्वस हो गए, आई कांटेक्ट नहीं कर रहे, पैर कांप रहे हैं, ठीक है, हाथ की उंगलियां फोड़ रहे हो, होता है ना, ये नर्वसनेस के साइन मत दिखाना, कॉन्फिडेंट रहना, ठीक है, आई कांटेक्ट बनाना, ठीक है। और थोड़ा सा ध्यान रखना, अपने जो टीचर है, जो आपका मतलब जो सब्जेक्ट टीचर है, उनसे भी थोड़ा बॉन्ड अच्छा कर लेना भाई। डाटा एंड विजुअल, प्रिपेयर टू एक्सप्लेन विजुअल चार्ट वगैरह, अगर कोई चार्ट है या कोई टेबल है तो वो भी आप बता दीजिए, उसको स्किप मत करना, ठीक है ना। थिंक अहेड एंड एंटिसिपेट फॉलो अप क्वेश्चंस, मतलब जैसे जो बच्चे पहले आ गए, जिसका मतलब वाइवा आपसे पहले था, ठीक है, एक बार उससे पूछ लेना भाई कैसा मूड है उनका, क्या क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, कैसे चीजें पूछ रहे हैं वो आपसे, तो थोड़ा सा आप तैयारी हो जाएगी, एक आइडिया मिल जाएगा आपको कि कैसे करना है। डोंट आर्ग्यू विद द एग्जामिनर, आर्ग्यू मत करना, वो जो भी कहे उनकी फीडबैक को प्यार से सुनना और एग्री करना, ठीक है ना। टाइम मैनेजमेंट, मैनेज योर टाइम एंड कीप आंसर कंसाइज, मतलब टाइम वेस्ट मत करना, टू द पॉइंट बात करना प्यार से, ठीक है, वेट मत होना, टाइम पे पहुंच जाना भाई तुम सब भी। और ड्रेस नीटली, साफ सुथरे कपड़े पहन के जाना, प्रॉपर टाई वगैरह, ठीक है, जो आई कार्ड होता है तमीज से जाना, ये नहीं कि पूरा परफ्यूम लगा के चले गए, भर के, पता नहीं इतना हैवी परफ्यूम आपने यूज कर लिया इंप्रेस करने के चक्कर में और जवाब दे नहीं पाए, तो फिर टीचर आपको एक ही बात कहेगा, सर सब कुछ तो उड़ गया, बस आपका परफ्यूम रह गया, ठीक है भाई, ऐसा मत करना। तो इन सब बातों को, डूज एंड डोंट्स को थोड़ा ध्यान रखना। और एक ही बात है, बहुत पोलाइट नेचर से, प्यार से बात करना। आप जैसे पहले थे, थोड़ा सा अपने आप को दिखावा ही कर लेना, पर आपको नंबर मिलने चाहिए, तो प्यार से एकदम तरीके से बात करना, ठीक है ना। और सीधी सी बात है, इफ यू डिड योर बेस्ट, गॉड विल डू द रेस्ट। अपना बेस्ट दो, भगवान देख रहा है, आपकी मेहनत भी, आपके सैक्रिफाइस भगवान देख रहा है। अच्छे से मेहनत करोगे, भगवान आपको बहुत जल्दी कामयाब करेंगे, ठीक है। समय लग सकता है पर आप कामयाब होगे, ये 100% है। यहां जितने बच्चे पढ़ रहे, एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो कामयाब नहीं होगा और जीवन में कुछ नहीं करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। बस अपने काम के प्रति ईमानदार रहो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड योर ब्राइट फ्यूचर बच्चा, ठीक है। तो होप, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी बच्चा। जितना हो सके अपने दोस्तों का शेयर करना। प्रैक्टिकल वाइवा बहुत पास आ रहे हैं, इस वीडियोस को देखना, डूज एंड डोंट्स को भी देखना ध्यान से, और ये मेरी बातों को ध्यान रखना बच्चा, ठीक है ना। तो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, ठीक है। तो बच्चा मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत जल्दी वीडियो में क्या होगा। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।